मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। ये पॉलिटी की आपकी अगली क्लास है। जो पिछली वाली क्लास थी उसमें हमने आपको आर्टिकल 14 तक आपको पढ़ा दिया था। आर्टिकल 14 संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है उसमें समता के अधिकार का पहला अनुच्छेद है। अब हम उससे आगे बात करेंगे और आज चर्चा करेंगे आर्टिकल 15 की। ये कुछ सुना सुना लग रहा होगा ना, आर्टिकल 15। इस नाम से एक मूवी आई थी कुछ दिन पहले। मूवी में मुख्य किरदार में थे आयुष्मान खुराना। घटना दिखाई गई थी उत्तर प्रदेश के एक गांव की और ये विवादों में भी आई। उत्तर प्रदेश के कुछ सवर्ण वर्गों ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया इस फिल्म के खिलाफ और इसे बंद करने की मांग की। इस फिल्म में ऐसा दिखाया गया कि सवर्णों के द्वारा किस प्रकार जो तथाकथित नीचे की जातियां हैं उनका शोषण होता है और वो एक तंत्र में किस प्रकार है, एक सामाजिक रूप से तो हो ही रहा है, वो सिस्टम यानी कि ब्यूरोक्रेसी में किस तरीके से काम कर रहा है, ये दिखाया गया। कुछ लोगों की भावनाएं इससे आहत हुई, वो कोर्ट में गए। हालांकि कोर्ट ने फिल्म पर कोई रोक नहीं लगाई थी उस वक्त, जहां तक मेरी जानकारी है। अब बात करते हैं कि संविधान में क्या है अनुच्छेद 15, इन सब पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ऐसे मुद्दे जो समाज से जुड़े हुए हैं, इन पर सवाल यूपीएससी खूब पूछती है और तो चर्चा में भी था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक में जाएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक में जाएगा। तो इसमें जो आपका अनुच्छेद 15 है, इसमें कहा गया है केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, किसी भी नागरिक के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। ये पहली बात कही गई है। अब यहाँ पर समझने वाली जो बात है, बाकी तो सब आपको साफ साफ दिख रहा है कि धर्म के आधार पर, यानी कि मैं हिंदू हूँ, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई, इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जात, कोई तथाकथित उच्च जाति का है, ब्राह्मण है, या कोई तथाकथित निम्न जाति का है, SC ST है, तो उस आधार पर भी कोई जो है भेदभाव नहीं होगा। लिंग, कोई महिला हो या पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो। वंश, ठीक है ना, किस वंश से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जन्म स्थान कहाँ पर है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये इतने आधार हैं जिसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है या विभेद नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर समझने वाले 2 शब्द हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, केवल और विभेद। इन 2 शब्दों को समझना बहुत जरूरी है कि इनका मतलब क्या है, क्यों लिखा गया इनको। अगर ये न लिखा होता धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ
विभेद नहीं किया जाएगा तो क्या काम नहीं चलता? काम चलता, लेकिन मतलब कुछ और हो जाता। यहां पर केवल शब्द इसलिए लिखा गया है कि जितने टर्म यहां पर लिखे गए हैं इनके अलावा किसी आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है ना? यहां पर आप नोट कर लेंगे अपने नोट्स में, केवल का मतलब यह है कि प्रदत्त आधारों के अलावा अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे कोई स्पोर्ट प्लेयर है तो स्पोर्ट कोटा होता है विद्यालय में, नौकरियों में छूट दी जाती है खिलाड़ियों को। तो ये क्या है? सेना से कोई आया है तो उसको सिक्योरिटीज में कुछ छूट मिलती है। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो सिविल सेवाओं में उनके लिए कुछ आयु सीमा बढ़ा दी जाती है। स्टेट में अलग अलग स्टेट में प्रावधान अलग अलग है। तो ये सब क्या प्रावधान है? ये सब कहीं ना कहीं क्या है? ये इनके अलावा है। यानी कि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ, ये बेसिक लिखा हुआ है कि हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगर कोई अपनी अधिक जो है गुणवत्ता की वजह से उसको कोई जो है अब जा करके सरकार अगर उसके लिए कोई व्यवस्था करती है, उसके लिए संविधान मना नहीं करता है। बस इन आधारों पर किसी से विभेदन नहीं होना चाहिए कि कोई महिला है तो काम नहीं कर सकती, कोई पुरुष है तो काम करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊंच नीच की वजह से नहीं होना चाहिए, बाकी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर केवल लिखा गया है, इसको मेंशन करने की जरूरत है। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं आप इसको छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना? विभेद का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ एक प्रकार का ही कार्रवाई किया जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा, और जो दलित चिंतक भारत के हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि जो स्मृतियां हैं, जैसे मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ है, हिंदुओं के लिए जो कानून है वो याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, नारद स्मृति, ये सब स्मृतियों से कानून बने हैं। तो कहते हैं कि मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए अलग कानून है, शूद्रों के लिए अलग कानून है, दलित चिंतकों का अपना मानना है। हालांकि मनुस्मृति के बारे में जितनी जानकारी मेरी है, जहां तक मैंने पढ़ाई किया है, ऑथेंटिक सोर्स से किया है, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक प्रोपेगेंडा है। मैं ये जो बात कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि जब अंग्रेज मनुस्मृति का संकलन कर रहे थे तो उनके पास बहुत सारी मनुस्मृतियां थी। कोई एक मनुस्मृति नहीं थी जिसका उन्होंने संकलन करके अनुवाद कर दिया। उन्होंने कुछ यहां से जोड़ा, कुछ वहां से जोड़ा और अपने मन से गढ़ करके एक मनुस्मृति बनाया, जिसका विरोध आज होता है। उसमें जो बात लिखी हुई है उसकी सत्यता कितनी है, इस बात के लिए बस केवल इतिहास के थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट जिम्मेदार हैं, बाकी नहीं। चलिए मान लेते हैं कि वो सही, ठीक है ना। तो वहां पर क्या है कि जो तथाकथित उच्च जातियां हैं, मैं इसीलिए बार बार ये शब्द कह रहा हूं, तथाकथित, सो कॉल्ड, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, सब बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो तथाकथित शब्द का इस्तेमाल मैं इसीलिए कर रहा हूं। तो उसमें ये कहा गया कि जो तथाकथित उच्च जातियां हैं उनके लिए दूसरे नियम है। अगर ब्राह्मण कोई गलती करता है तो उसके लिए दूसरे नियम है। अगर कोई तथाकथित निम्न जाति का व्यक्ति गलती करता है तो उसके लिए दूसरे नियम है। इसीलिए आपके संविधान में आर्टिकल 15 में लिख दिया गया कि विभेद किसी के साथ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो विभेद का मतलब है वो यही है कि जो कार्रवाई ब्राह्मण के ऊपर होगी वही कार्रवाई किसी दूसरे जाति के व्यक्ति के ऊपर होगी। जो कार्रवाई महिला के ऊपर होगी वही कार्रवाई पुरुष के ऊपर होगी। जो कार्रवाई जो है
उत्तर प्रदेश में जन्मे व्यक्ति पर होगी वही कार्रवाई तमिलनाडु में जन्मे हुए व्यक्ति पर होगी। ठीक है ना। तो इस विभेद का ये मतलब है। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस आर्टिकल 15 पढ़िए, क्या है निकल जाइए। लेकिन अगर आपको यूपीएससी पढ़ना और समझना है, अगर नहीं भी देना यूपीएससी, ऐसे भी आप देख रहे हैं, इस वीडियो को देखना चाहिए। ये आपके सामान्य सामाजिक समझ पर जो आपकी जो एक जिम्मेदारी वाला समझ है ना, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप चीज़ों को जाने कि आपके देश में क्या है, आपके लिए मौलिक अधिकार क्या है। अगर उसको जानना समझना है तो इन बारीकियों को आपको जानना चाहिए। ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है आपके आर्टिकल 15 में। ठीक ना। अब इन पर संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाए गए हैं। जब मैं शुरुआत में आपको पढ़ाना शुरू किया पॉलिटी में एकदम शुरू से, तो मैंने आपको पढ़ाया था और उस पर काफी समय भी मैंने लिया था और लिखा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी। अधिकतर अध्यापक गलती करते हैं, इस बात को पूरा नहीं लिखते हैं। यूपीएससी ने अगर अपने सिलेबस में ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी, खाली पॉलिटी नहीं लिखा हुआ है, खाली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं लिखा हुआ है, इसलिए कहता हूं कि सिलेबस को पढ़िए आप। यानी कि ये दोनों का कुछ ना कुछ संबंध है और अलग अलग मतलब है, इसीलिए दोनों लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, अनुच्छेद 15 में लिखा गया विषय वस्तु क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ठीक ना। अब वो लागू किस प्रकार होगा, ठीक है ना, तो उसके लिए जरूरत है किसकी, पॉलिटी की, राज्य व्यवस्था की। तो उसके लिए कानून बनाए गए हैं। हमने यहां पर कह दिया किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। आज भी आप अखबार खोलते होंगे तो आपको पढ़ने में मिलता होगा कि वहां पर किसी दलित को पीट दिया गया, उसको लिंच कर दिया गया, किसी मुस्लिम को वहां पर लिंच कर दिया गया, वहां पर किसी हिंदू को लिंच कर दिया गया, किसी महिला को दहेज के लिए मार दिया गया। ऐसे खबरें आती हैं, आप अखबार देखते होंगे। तो उस यानी कि ये जो है संविधान क्या है, आईन है, आईना दिखा रहा है कि ये आपको नहीं करना है। लेकिन वो प्रभावी कब होगा, जब पॉलिटी में आएगा, यानी कि उसके लिए कानून बनेगा। तो इसके लिए बहुत सारे कानून बने कि ये संरक्षण मिल सके। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कानून है, जैसे 1955 का छुआछूत अधिनियम, यानी कि अस्पृश्यता अधिनियम 1955 का, जिसका नाम 1976 में बदल करके नागरिक संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। ठीक है ना। या SC/ST एक्ट, ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के प्रोटेक्शन का जो एक्ट है, या महिलाओं के लिए जो एक्ट 2005 में संशोधन हुआ, संपत्ति में उसको अधिकार मिलना। ठीक। तो ये सब क्या है, ये सब इसी प्रावधान को लागू करवाने के लिए सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा बनाए गए कानून है। ठीक है ना। तो अब समझ में आ रहा है कि इंडियन पॉलिटी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे संबंध है। इसीलिए यूपीएससी ने दोनों को अलग अलग मेंशन करके रखा है। तो एग्जाम्पल के लिए आप इसको लिख लेंगे। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं कि आर्टिकल 15 में और क्या लिखा हुआ है। ये तो हो गया पहला बिंदु। दूसरा बिंदु लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर सरकार द्वारा प्रायोजित या कोई अन्य संस्था, जैसे होटल है, कोई रहने की जगह है, या कोई तालाब है, कुआं है, कोई भी जगह, या एक लाइन में कह लीजिए कि देश में कोई भी सार्वजनिक स्थल, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर जाने से नहीं रोका जाएगा। ठीक ना। तो दूसरा क्या है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर केवल इन आधारों पर रोका नहीं जाएगा। ठीक ना। जब 1932 में पूना पैक्ट होता है गांधी जी और अंबेडकर जी में, अंग्रेज एक खेल खेल रहे थे। वो हिंदू मुसलमान को तो लड़ा ही रहे थे, वो चाह रहे थे कि दलित और उच्च जातियों में एक लड़ाई हो जाए, तथाकथित उच्च जातियां, माफ करना।
तो इसके लिए उन्होंने खेल खेला और कहा कि दलितों के लिए अलग इलेक्टोरल होना चाहिए, जैसे मुस्लिमों के लिए कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था उस वक्त। लेकिन गांधी जी अनशन पर बैठ गए कि एक तो विभाजन आपने समाज में करा दिया हिंदू मुसलमान का, अब अगर दलित और जो है तथाकथित उच्च जातियों में भी अगर लड़ाई हो गई तो फिर तो भारत नहीं बन पाएगा, टूट जाएगा। गांधी जी भारत बनाना चाह रहे थे। तो अंबेडकर और गांधी के बीच में एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। अंबेडकर जी वहां पर उस बात को मान गए थे। एक सवाल उन्होंने किया था गांधी जी से कि यहां पर जहां मैं बैठा हूं अब यहां से निकलूंगा तो कोई भी ऐसा होटल का नाम बता दीजिए जो मुझे रहने के लिए कमरा दे देगा। उस वक्त ऐसी स्थिति थी कि जो छुआछूत की जो बात है, स्पर्शता की बात है, वो इस लेवल पर थी कि किसी भी सार्वजनिक होटल में, कुएं में, तालाब में तथा कथित निम्न जाति के लोगों को ना पानी पीने का अधिकार था, ना होटल में रहने का अधिकार था। ये सारे अधिकार नहीं थे। इसीलिए प्रमुखता से आर्टिकल 15 में उसको मेंशन किया गया कि अगर कोई व्यक्ति इस आधार पर किसी को मना करता है तो उसके लिए जो है कानून है, वो जुर्म है, उसको जेल जाना होगा। इसलिए इतने कठोर कानून बनाए गए। 1955 का अस्पृश्यता जो है अधिनियम है, ठीक है ना। तो जब हमारा भारतीय संविधान बना तो हमने उन सारी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक। इसमें एक बात और है कि ये तो लिखा हुआ है धर्म, जाति, लिंग, यहाँ पर लिंग लिखा हुआ है, ठीक है ना। लिंग मतलब महिला या पुरुष, महिला पुरुष में विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन चूंकि भारत में महिलाएं सामाजिक तौर पर अमूमन पिछड़ी हुई हैं, अभी भी वर्तमान में तो स्थिति काफी बेहतर हो गई है। आप देख रहे हैं हर क्षेत्र में महिलाएं, वो चाहे राजनीति हो, सिनेमा हो, एजुकेशन हो, हर क्षेत्र में महिलाएं कीर्तिमान स्थापित कर रही, खेल हो। लेकिन अभी भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी, यानी कि एक लेवल में नहीं आई है। तो इसलिए संविधान ये प्रावधान करता है कि अगर महिला के लिए कोई विशेष प्रावधान किया जाता है तो इसे संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। महिला या बालक, छोटे बच्चों के लिए अगर कोई प्रावधान किया जाता है, जैसे निःशुल्क शिक्षा 7 से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाती है सब शिक्षा अभियान के तहत, महिलाओं को बहुत सारे छूट मिलते हैं, पंचायत चुनाव में 33% को आरक्षण मिलता है। तो ये क्या है, ये इसीलिए है कि इनको जो है समाज में बराबरी के स्तर पर लाना है। और बालकों के लिए ये है चूंकि वो नादान है, वो भी उस लेवल में नहीं आए, इसलिए उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है उसके तहत ये बात है। इसके अलावा SC ST OBC यानी कि जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अगर सरकार उनके लिए कोई विशेष उपबंध करती है तो इसे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये जोड़ा गया संविधान के पहले संशोधन 1951 के पर, ठीक है ना। तो ये बात भी यहाँ पर मेंशन है। आरक्षण जो आप जिसकी बात करते हैं आरक्षण की, तो उसकी भूमिका यहीं से रखी जाती है। जब आप अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे लोक नियोजन के अवसर पर, तो वहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा जो है डीप में जाके पढ़ेंगे और मंडल कमीशन के उस सिद्धांत को कवर करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहीं पर EWS का जो बात मैं आपसे कह रहा था कि आर्थिक रूप से यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, यानी कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, उनके लिए इसी वर्तमान सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने 10% आरक्षण की व्यवस्था की। और यहाँ पर लिख दिया, अनुच्छेद 15 में यह लिखा गया कि यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आता है और सरकार उसके लिए कोई विशेष उपबंध करती है तो उसे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये इतनी सी बात है जो कि अनुच्छेद 15 से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये इतनी सी बात है जो अनुच्छेद 15 से संबंधित है। बाकी अनुच्छेद 16 की चर्चा
अगले क्लास में होगी और वहीं पर बात होगा आरक्षण का, क्रीमी लेयर के उदाहरण क्या है, या आरक्षण की पूरी पॉलिसी क्या है, मंडल कमीशन का रिपोर्ट क्या था और कैसे उसको लागू किया गया, और उसमें जो सारी बातें हैं वो हम समझेंगे अगली क्लास में। चलिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, कुछ भी समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए। क्लास कैसा लगा ये भी लिख करके बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।